जय हिंद। वेलकम टू फौजिया क्लासेज। यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे वार या कॉन्फ्लिक्ट जो भी आप कह सकें के दौरान आज अचानक एक खबर आई कि ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स के एक पायलट को कैप्चर कर लिया है। यद्यपि इस खबर की पुष्टि करने में यूनाइटेड स्टेट्स ने काफ़ी समय लिया, फिर भी अभी मीडिया की खबरों के अनुसार ये खबर बिल्कुल पक्की है। शुरू में तो बताया गया कि वो F-35 का पायलट था, बाद में इसको कंफर्म किया गया कि नहीं, F-15E एयरक्राफ्ट का एक पायलट है। अमेरिका F-15, F-18, F-35, F-22 रैप्टर ये सीरीज के जो जहाज हैं खुद भी उड़ाता है और जो उनके नाटो की कंट्रीज हैं उनको भी दे रखा है। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट की जिन कंट्रीज में अमेरिका ने अपने एयर बेस एक्सटेंड किए हैं वहां पर इन जहाज़ों की तैनाती है। ये बात तो कंफर्म है कि वो एयरक्राफ्ट अमेरिका से उड़ करके तो यहाँ नहीं आया होगा, डेफिनेटली किसी मिडिल ईस्ट के एयरबेस से उड़ करके और अपना जो ऑपरेशन रहा होगा सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट, मतलब किसी बड़े ऑपरेशन से पहले या ग्राउंड ऑपरेशन से पहले जो दुश्मन के टारगेट हैं, बड़े बड़े टारगेट हैं, वहाँ बम्बार्डिंग करने से वहाँ पर सप्रेशन होता है। दुश्मन उस बम्बार्डिंग से घबरा जाता है और उसके बाद तब कोई फाइनल असॉल्ट या फाइनल ऑपरेशन किया जाता है। मैं यहाँ पर जो आपको बताना चाहता हूँ कि ये पायलट के इजेक्शन और पकड़ने की जो कहानी होती है वो क्या है। आप जानते हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन, जो कि भी ग्रुप अभिनंदन हैं, उनको भी इजेक्शन के बाद पाकिस्तान ने पकड़ा था और उसके बाद की कहानी आप जानते हैं। जब भी किसी फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर दुश्मन कोई मिसाइल अटैक करता है या किसी और प्रोजेक्टाइल से अटैक करता है, सबसे पहले वो पायलट अपने को बचाने के लिए, क्योंकि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, मिसाइल भी जो आ रही है तो एयरक्राफ्ट के अंदर जो हेड अप डिस्प्ले है उसमें रडार की वार्निंग उसको मिलती है कि यू हैव बीन लॉक्ड, ऑडियो एज वेल एज वीडियो वार्निंग। ये आई थिंक ये मैक्सिमम जहाज़ों में ये सिस्टम है, अदरवाइज ये एक वार्निंग तो आपको मिलेगी। इसके साथ में जब आप किसी वार जोन में हैं तो आप विजुअली भी बहुत अलर्ट हैं। आप किसी मिसाइल को अगर आप विजुअली देख पा रहे हैं कि आपकी तरफ आ रही है तो आप 100% आपको अलर्ट होना ही होना है। बट आज की टेक्नोलॉजी में जो BVR मिसाइल्स हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, वो इतनी दूरी से आपको फायर कर दी जाएंगी कि आपको नहीं पता कि ग्राउंड से कहाँ से आ रही हैं और आप उस एरिया से नहीं बच रहे और आप जा रहे हैं और अचानक फायर आ गई। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको वो दिखे ही, और जब वो दिखने लगेगी, इतनी पास आ जाएगी तो आपके लिए बचना मुश्किल है। इसके लिए जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनके अंदर तमाम सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई मिसाइल हिट कर रही है, मिसाइल के इतने टाइप हैं कि डिपेंडिंग अपॉन दैट टाइप पायलट को डिफरेंट ऑप्शंस ढूंढने पड़ते हैं कि हम किस तरह से उससे बचें। पायलट अपने को एयरक्राफ्ट को मैन्यूवर करने की कोशिश करता है। मैन्यूवर करने से क्या होता है कि मिसाइल जो पाथ फॉलो कर रही है एयरक्राफ्ट को हिट करने के लिए, जो हिट सीकिंग मिसाइल्स पहले हुआ करती थी या अभी भी जो हैं, वो बेसिकली जहाज के, फाइटर जहाज के पीछे का जो एग्जॉस्ट है, जो हॉट गैसेस बाहर निकल रही हैं, उनको वो सीक करता है और उस ट्रैक को फॉलो करके वहां पर हिट करने की कोशिश करता है। तो पायलट पहले तो मैन्यूवर करके जहाज को इधर उधर मूवमेंट करके अपने को बचाने की कोशिश करता है जिससे मिसाइल एक दूसरे पाथ को निकल जाए। उसी दौरान पायलट क्या करता है कि चैप्स एंड फ्लेयर्स फायर करता है। ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट की बॉडीज के ऊपर, नीचे या कहीं कुछ किसी स्पेशल जगह पर, डिफरेंट एयरक्राफ्ट में डिफरेंट पोजीशंस हैं, फ्लेयर्स रखे जाते हैं। फ्लेयर्स मतलब जैसे आप बारूद समझ लीजिए, बारूद का थोड़ी देर के लिए हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और लाइट हो जाती है। तो वो जो फ्लेयर्स जब पायलट फायर करता है तो उनके जो टेम्परेचर हैं थोड़ी देर के लिए मोमेंटरली एयरक्राफ्ट के एग्जॉस्ट के टेम्परेचर से ज़्यादा होते हैं। तो मिसाइल को थोड़ी देर के लगता है कि नहीं, हीट तो यहां आ रही है, सो दिस इज माय टारगेट। तो मिसाइल वहां पर डाइवर्ट होने की कोशिश करती है जहां पर फ्लेयर्स का एक बंच बाहर आया, और इस दौरान पायलट अपने को बचा के लेके कोशिश कर जाता है। सम टाइम इट वर्क्स एंड सम टाइम इट डज नॉट। और भी तमाम सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके आधार पर पायलट अपने को बचाने की कोशिश करता है। जनरली साथ में को पायलट है, वो भी उसको किस तरह से गाइड करता है कि ठीक है तुम्हारी मिसाइल कहाँ है, कैसे, ये दिस ऑल हैपेंस। लेकिन अगर वो मिसाइल हिट कर गई
then there is no option with the pilot and there is no time with the pilot other than to eject out from the aircraft. कैसे इजेक्ट करता है? पायलट की जो सीट होती है जिस पर पायलट फाइटर पायलट बैठता है, उसके पीछे एक बारूद का रॉकेट, ऐसा समझिए कि रॉकेट सिस्टम लगा हुआ है. जब पायलट अपना हैंडल पुल करता है, आप सोचिए किसी में हैंडल है या किसी में स्ट्रिंग होगा, ऐसे ही हो सकता है. जस्ट इमेजिन कोई चीज़ तो होगा जिसको पुल करता है, तो वो रॉकेट फायर होता है, बारूद फायर होता है, और वो इजेक्शन सीट जिस स्लॉट में गया है वहाँ से वेरी हाई स्पीड से इजेक्शन सीट फायर होती है. बट इसमें एक कॉम्प्लिकेसी भी है. बिफोर फायरिंग द इजेक्शन सीट, पायलट जिस कॉकपिट पर बैठा है उस कॉकपिट की कैनोपी, जो ग्लास है, जो शीशा है, जो कवर है, वो भी फायर होनी होती है. उसकी भी कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं. कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट में पूरी कैनोपी जटसन होकर बाहर आ जाती है, मतलब दैट इट कम्स आउट फ्रॉम द हिंज एंड जस्ट कम आउट फ्रॉम द स्ट्राइकिंग विंड पावर. कुछ एयरक्राफ्ट में मिराज वगैरह में क्या है कि इसकी जो कैनोपी के अंदर जो ग्लास है, ग्लास के चारों तरफ हीटिंग एलिमेंट लगे हैं. मोमेंटली इतना तेज हीट होते हैं कि वो चारों तरफ से एक तरह से वो ग्लास ऐसा बना हुआ है, इस प्रकार का ग्लास है कि वो हीट से वहाँ पर वो ब्रेकेबल फॉर्म में आ गई. और पायलट की इजेक्शन सीट के ऊपर दो ऐसे पोर्ट्रूडेड मेटल पोर्शन है. तो जब इजेक्शन सीट फायर होती है तो पहले वही दोनों जो मेटल के पोर्शन है दे हिट टू द ग्लास, और चारों तरफ से चूंकि वो पहले से ड्यू टू दैट हीटिंग एलिमेंट ब्रेक हो चुका है, तो ग्लास कम आउट और पायलट कम्स आउट. दीज आर थिंग्स कहने में इतनी इजी हैं, बट इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी डेंजरस प्रोसेस. In all the conditions, in all the maneuvering positions, सेफ इजेक्शन हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है. पायलट किस पोजीशन में था इजेक्ट किया, अगर वो रॉन्ग पोजीशन में इजेक्ट, कई बार ऐसा होता है कि वो इजेक्शन करने के बाद प्रॉपर इजेक्शन नहीं हुआ या इजेक्शन हुआ अपने ही एयरक्राफ्ट से हिट कर जाए. इसी रहते बहुत सारे पुराने एयरक्राफ्ट थे जिन पर ग्राउंड पे इजेक्शन अलाउड नहीं था, क्योंकि इजेक्शन के बाद वो मैक्सिमम टाइम इजेक्शन सीट आकर के और अपनी एयरक्राफ्ट से टकरा जाती थी और पायलट का एक्सीडेंट हो जाता था. उसके लिए हाइट भी दी हुई है, उसके लिए स्पीड भी दिया हुआ है. डिफरेंट एयरक्राफ्ट में डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस भी हैं. फिर भी एनी हाउ आई थिंक दिस ऑल एफ सीरीज दे आर हैविंग ऑल मॉडर्न इजेक्शन सीट. मजे की बात यह है कि इजेक्शन सीट बनाने वाली भी विश्व में 2-3 ही कंपनियां हैं जिनके इजेक्शन सीट बनते हैं. मार्टिन बेकर वगैरह ऐसे 2-3 कंपनियां हैं कि नहीं. चाइनीज कुछ और इजेक्शन सीट यूज करते हैं और बाकी एयरक्राफ्ट का एक इजेक्शन सीट का अलग सिस्टम है. रशियन का भी एक अलग है. सो अब इजेक्शन होने के बाद जब पायलट यहाँ पे गिरता है, जब इजेक्शन होता है तो उसके बाद एक छोटा पैराशूट निकलता है, फिर एक बड़ा पैराशूट निकलता है, फिर वो इजेक्शन सीट को लेके आता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स, I am telling most of the times, the ejection process is so complicated because in the war field, the ejection of the fighter aircraft, the pilot is ejecting is not a common process. It is not a normal process. It is not a peaceful process. He might have ejected in such a condition. मिसाइल आई, हिट की, क्या उसके एयरक्राफ्ट का मैन्यूवर था, क्या एंगल था, किस पोजीशन पर था, कहां पे था, पहाड़ी पे था, नदी पे था, और उसके पास इजेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. मिसाइल ने क्या हिट किया, इंजन हिट कर दिया, विंग हिट कर दिया, फायर हो गया, विंग का फ्यूल फायर हो गया. देयर माइट बी मेनी कंडीशंस. तो पायलट को इजेक्ट करने का ऑप्शन लेना ही पड़ा. उसके पास अभी सोचने का टाइम नहीं है. ये नॉर्मल फ्लाइंग टाइम नहीं है कि उसके एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी हो गई, सो ही इज प्लानिंग टू इजेक्ट, ही इज टेकिंग हिज एयरक्राफ्ट फ्रॉम पॉपुलेशन टू ए रेयर फील्ड एंड ऑल. ये अब ऑप्शन नहीं है वॉर फील्ड में. अब उसके पास ये भी सोचने का टाइम नहीं है कि दुश्मन का इलाका कि मेरा इलाका. ही हैज टू इजेक्ट इट आउट. उस इजेक्शन के बाद जब पायलट गिरता है, आई वॉज टेलिंग द मोस्ट ऑफ द टाइम्स पायलट गेट्स हार्ड इंजुरीज इन द स्पाइनल कॉर्ड. कई बार पैर टूट जाते हैं, कई बार स्पाइनल कार्ड की इंजुरी, कई बार ऐसा होता है फ्रैक्चर भी हुआ है. बट नॉर्मल इंजुरी होती ही होती है बिकॉज दैट ejection speed of that rocket is that gunpowder is very very high, and really this brave practice is only with the fighter pilots. I appreciate to those fighter pilots जिन्होंने इजेक्शन किया और जो सर्वाइव किए.
तो उसके बाद जब पायलट इजेक्ट होकर गिरता है, पायलट के इजेक्शन सीट्स में ही कुछ सर्वाइवल किट्स रखे जाते हैं, सो दैट वो सर्वाइवल के बाद में कुछ देर के लिए अपने को बचा सके। कुछ फर्स्ट एड के सामान होते हैं, कुछ एक नाइफ होता है जिससे कहीं जरूरत पड़े तो कुछ चीज़ काट सके, कुछ और मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, कुछ और मेडिसिन है। मैं बहुत सारी चीज़ें सिक्रेसी की वजह से नहीं बता सकता। एक छोटी सी मच्छरदानी जैसा भी कुछ चीज़ मैंने सुना है कुछ इजेक्शन सीट्स में होती हैं। कुछ ऐसे पावर कैप्सूल्स हैं जिनको खाने से कुछ देर की एनर्जी रहे, लॉज। बट उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहने लगी है वो क्या है? बीकन। बीकन क्या है? डिवाइस विच emits some sort of radiation or signal, not radiation, you can say the signal। तो असली बात यह है कि इंजेक्शन के बाद उसके जो पीठ के ऊपर जो सामान लगे हुए हैं इंजेक्शन सीट के साथ जो इजेक्ट होके आते हैं, वो बैग जो है उसके अंदर एक बीकन है। वो बीकन कंटिन्यूसली आई थिंक कई घंटे के लिए उसका पावर होता है बैटरी का, कई कंटिन्यूसली वो वहाँ से वेव्स जो है जनरेट करती रहती है, ट्रांसमिट करती रहती है। और अब उसको सर्च एंड रेस्क्यू के लिए जो टीम आएगी, आइदर फाइटर्स की टीम, आइदर कुछ हेलीकॉप्टर्स की टीम, दैट डिपेंड्स अपॉन दैट सिचुएशन। भाई वार फील्ड में अगेन एक रेस्क्यू टीम भेजना है तो उसको सोचना है कि भाई दुश्मन मिसाइल्स लेके खड़ा है, वो तो जो रेस्क्यू टीम जाएगी उस पर अटैक करेगी। अब ये तो टोटल वार फील्ड है, उसको बचाने जाना है कि नहीं जाना है, कैसे जाना है, क्या मेथड यूज करना है, ग्राउंड ऑपरेशन करने हैं, एयर ऑपरेशन करने हैं, हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करना है कि फाइटर से जाकर के। जनरली क्या होता है कि एक फाइटर को मूव करके उस बीकन को लोकेट कर लेते हैं, या साथ में जो फाइटर पायलट, क्योंकि ग्रुप में जनरली रहते हैं, दूसरा पायलट देखता वहां क्रैश हुआ तो जाकर के अगल बगल ढूंढ लेगा, यहां से बीकन मिल रहा, कोऑर्डिनेट ले लिया, फिर वहां पर हम हेलीकॉप्टर भेज करके रेस्क्यू करके अगर पायलट को ला पाते हैं। बट वार फील्ड में क्या होता है भाई, by the time that pilot might be in the hands of the enemy, and this has happened to our wing commander, then wing commander Abhinandan. He was caught by the Pakistani people and then Pakistani army, and you know by what pressure and by what amount of pressure he has been released by the Pakistan. Otherwise the history says what Pakistan had done with Squadron Ajay Ahuja in the Kargil war and even in the 1971 war. So now ईरान ने उनको पकड़ा है। अब ये अमेरिका ईरान दोनों एक वार जोन में हैं। डेफिनेटली ईरान इज नॉट गोइंग टू सस्टेन द कंटिन्यूअस एंड द अनलिमिटेड प्रेशर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। बट यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है ही। जब भी किसी देश का पायलट दुश्मन के हाथ में है तो आप बैकफुट पे हैं, बिकॉज यू नो। और अमेरिका जैसी कंट्री में ये पाकिस्तान नहीं है कि हमारे सोल्जर को छोड़ दो, बोलो हमारा नहीं है। यू कैनॉट डिनाई वंस यू एक्सेप्टेड दैट योर पायलट हैज बीन कैप्चर्ड बाय एनिमी, you cannot escape from the responsibility. So definitely the pressure from the United States citizens will be on the Donald Trump and the United States government, even the United States military, to get out that pilot from the Iran, because they know the situation is very bad and anything can be done with that pilot. But here that census said Iran will not do any big thing with the that pilot, because Iran knows, first of all, Iran has lost its whole air force. अगर उस पायलट से अगर कुछ जानकारी भी ईरान को मिल जाए तो कुछ खास करने वाला नहीं है। जितनी जानकारी ईरान को अपने ऑपरेशंस के लिए चाहिए ऑलरेडी है, क्योंकि ईरान का एयरफोर्स ऑलरेडी खत्म है, जो उसके पास है मिसाइल से वही है। बट ईरान उस पायलट को अपने कैप्टिविटी में रह करके कंटिन्यूअस प्रेशर बनाने की कोशिश तो करेगा ही करेगा। और यहां एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, इस कंडीशन में द ब्रेवरी ऑफ द पायलट रियली मैटर्स। यू हैव सीन द gesture of Wing Commander Abhinandan taking tea in the hands of the enemy and telling that I am Wing Commander Abhinandan, I belong to the down south of the India, and not anything else he has told. He has clearly told कि I am not supposed to tell anything else other than this. You might have seen the bravery of the Wing Commander Abhinandan. I expect such type of bravery from the US pilot. Flying the aircraft and making a flying club
is not the duty and responsibility of a fighter pilot of any air force. You have been trained, you have been sought out, and you have been assigned a task knowing that there are the chances, that the chances, the 50-50 chances, once you are going in the area of the that enemy area, and you might be hit. So this time your whole training works. हमारे एनडीए के जो पायलट्स हैं उनको एनडीए में ही इतनी हार्ड ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? ये इस नाते नहीं दी जाती है कि जब दुश्मन के इलाके में पकड़े जाएं तो वहां रोने लगे, नहीं, वो इस नाते दी जाती है कि द ब्रेवरी ऑफ विंग कमांडर अभिनंदन ने जो दिखाया उसी के लिए दी जाती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के सोल्जर्स की ब्रेवरी इज रियली अंडर क्वेश्चन। अभी क्यों नहीं ग्राउंड ट्रूप्स को उतारा ईरान में? दे नो वेल 10 साल अफगानिस्तान में ऑपरेशन किया एंड अल्टीमेटली दे वेंट बैक। बट इसके जगह पर इंडियन आर्मी और इंडियन मिलिट्री की जो ब्रेवरी है ना, उसका रिकॉर्ड आप देखिए। ये जानते हुए कि कारगिल में 1:10 का डैमेज होना है, फिर भी 600 650 सोल्जर्स ने जान दिया, बट वी डिड नॉट कम बैक। हमने अपनी खोई हुई जमीन, कब्जा की हुई जमीन को वापस लिया, उन सारी चोटियों को वापस लिया। बट व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको आप सुपर पावर बोलते हैं? आई नो यू आर सुपर इन टेक्नोलॉजी एंड यू आर सुपर इन दैट फाइनेंशियल पोजीशन, लेकिन कलेजा, जिगरा, बहादुरी, देशभक्ति ये टेक्नोलॉजी और पैसे की मोहताज नहीं होती है। भारतीय सेना में काम करने वाला सिपाही, गांव का सिपाही, आधे से ज्यादा जिनके पिताजी किसान हैं, और वो कोई बहुत हाईली बीटेक एमटेक भी नहीं है, मैं आम की बात कर रहा हूं, लेकिन उसने कारगिल के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो एग्जाम्पल सेट किया, यूनाइटेड स्टेट्स के जवान और यूनाइटेड स्टेट्स के पायलट वो एग्जाम्पल नहीं सेट कर पाए। भारतीय वायुसेना ने 314 किलोमीटर दूर से S-400 के उस यूनिट से जिसकी एक गाड़ी में प्रॉब्लम भी आ गई थी, सार्जेंट भले सिंह ने उसको ठीक करके उस यूनिट से 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के अवैक्स को ठोका। डू यू हैव एनी रिकॉर्डेड एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स एंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप? नो, neither you, neither your colleagues in the NATO countries, you do not have any such record. So bravery does not come with your economy. ईरान ने ब्रेवरी दिखाई, इकोनॉमी में तुमसे कम है। भारत ने बहादुरी दिखाई, हम इकोनॉमी में तुमसे पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में तुमसे पीछे हैं। हमारे जवान अति कठिन परिस्थितियों और कम सुविधाओं के साथ काम करते हैं, फिर भी हमने कारगिल में अपना परचम लहराया। इस नाते भारतीय सेना सर्वश्रेष्ठ सेना है। भारतीय सेना के आगे देश की कोई सेना और भारतीय वायुसेना के सामने कोई वायुसेना टिकने वाली नहीं है। जय हिंद, जय भारत।